नमस्कार। शिक्षा की बात डिम्पी बजाज के साथ में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ यहाँ विराजमान है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें छात्रों की आवाज़ भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा और जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अपनी जीत से सुनहरे अक्षरों में रच दिया है। एडवोकेट अभिजीत गोविंदराव वंजारी, नागपुर शहर के छात्रों की बुलंद आवाज। आपने अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में विशेष रुचि रखी है। महाराष्ट्र के बड़े नेता तथा आपके पिता गोविंदराव वंजारी का राजनीति में योगदान आपने स्वाभाविक रूप से बहुत करीब से देखा और जाना। आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनएसयूआई से जुड़कर की और आप महाराष्ट्र एनएसयूआई के महासचिव पद पर भी विराजमान रहे। आप महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव भी रहे। आपने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के सीनेट सदस्य के रूप में भी अपना योगदान प्रदान किया। आरटीएमएनयू के व्यवस्थापन परिषद सदस्य तथा स्थायी समिति के सदस्य भी रहे हैं। नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और महासचिव पद पर कार्य करने का भी आपको अवसर प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा व क्रीड़ा वेलफेयर कमेटी के सदस्य भी आप रहे। राजनीतिक योगदान के अलावा समाज कार्य, शिक्षा के कार्य में भी आपका योगदान अमूल्य है। आप महाराष्ट्र की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था अमर सेवा मंडल के सचिव भी हैं। आप गोविंद अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही आप गोविंदराव वंजारी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शिष्यवृत्ति का वितरण करते हैं। मेधावी छात्रों को यह सहायता प्रदान की जाती है ताकि कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। विद्यमान स्थिति में नागपुर विभाग पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र में आपने ऐतिहासिक रूप से जीत प्राप्त की और अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया। एडवोकेट अभिजीत गोविंदराव वंजारी, छात्रों की बुलंद आवाज जो आज महाराष्ट्र के विधान परिषद में भी उतनी ही ताकत और बेबाक तरीके से गूंजती है। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। रिसेंटली आमदार श्री बम ने एक ऐसा रद्द करने का प्रस्ताव दिया कि जो पदवीधर मतदार होता है उसे रद्द कर देना चाहिए। ना टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए और ना ही ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस पर आपका क्या मत है? भारतीय जनता पार्टी के गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के आमदार, औरंगाबाद जिले में जो गंगापुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के आमदार प्रशांत बम ने ये काफ़ी दिनों से शिक्षकों के ऊपर वो अपना मत जाय कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि पदवीधर मतदार संघ की और शिक्षक मतदार संघ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने उनको कल अच्छा जवाब दिया। मैंने बताया कि उनका जो है वो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और क्योंकि ये विधान परिषद जो है वो अभी उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई और ना ही विधान परिषद की शुरुआत विधानसभा से हुई। अंग्रेज़ों के ज़माने जब ब्रिटिश राज हमारे देश में था तब 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तब विधान परिषद की शुरुआत हुई थी। तब तो ऐसे राज्य अलग अलग नहीं हुआ करते थे, तब अपने प्रोविंसेस थे। तो मुंबई प्रोविंस में उसकी शुरुआत हुई और उसमें फिरोज शाह मेहता होंगे, आपके न्यायमूर्ति रानडे होंगे, आपके गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, लोकमान्य तिलक होंगे, ऐसे जिन्होंने कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन इस देश में छेड़ दिया था, स्वतंत्रता का आंदोलन, वो सब स्टॉलवर्ड्स लोग उसमें थे। उसमें विधान परिषद में शुरुआत हुई थी और तब से लेकर फिर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में और अलग अलग प्रोविंसेस में विधान परिषद की शुरुआत हुई। अपने हिंदुस्तान में 1937 में विधानसभा पहली बार वहाँ पर चुनाव लड़ी और विधानसभा के माध्यम से उसकी शुरुआत हुई। तो ये बाय कैमरल लेजिस्लेचर अपने महाराष्ट्र में है। 1960 में जब संयुक्त महाराष्ट्र बन गया, यशवंतराव चव्हाण साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र के राजनीति की शुरुआत हुई, यहाँ स्टेट की शुरुआत हुई।
तो तब से लेकर अभी तक के विधान परिषद ये विधानसभा के साथ में लगातार बनी हुई है। और तब भी यशवंतराव चौहान साहब ने कहा था कि जितनी ज़रूरत विधानसभा की है उतनी ज़रूरत विधान परिषद की है। इसलिए ऐसे किसी भी आमदार कोई अगर आलतू फालतू स्टेटमेंट देता है तो उसको मैं तवज्जो नहीं देता, मैं उसका निषेध करता हूँ। सर देखिए, ग्रेजुएट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के हैं, तो क्या इस चीज़ की ज़रूरत है कि हर एक डिफरेंट फील्ड के ग्रेजुएट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? ये जो विधान परिषद में जितने 78 एमएलसीज है, 78 आमदार है, इनका भी कैसा एक उसका प्रारूप दिया गया है। उसमें 30 आमदार जो है वो विधानसभा के माध्यम से चुन के जाते हैं उनके पार्टी के संख्या के अनुसार। फिर 12 लोग जो है वो राज्यपाल नॉमिनी होते हैं। वो कला क्षेत्र में या किसी स्पोर्ट्स क्षेत्र में या सांस्कृतिक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने महाराष्ट्र में अपने राज्य के विकास के अंदर जिनका योगदान है, ऐसे लोगों को उसमें लिया जाता है। उसके अलावा 7 डिवीज़न अपने महाराष्ट्र में है, जैसे कोकण डिवीज़न है, मुंबई डिवीज़न है, नागपुर डिवीज़न है, अमरावती डिवीज़न है। तो ऐसे 7 डिवीज़न में से 7 शिक्षक आमदार, 7 डिवीज़न में से 7 पदवीधर आमदार, 7 डिवीज़न में से स्थानिक स्वराज संस्था के आमदार। तो ऐसा वो कंपोजिशन विधान परिषद का है। तो उसी माध्यम से अपने महाराष्ट्र के विधान परिषद का गठन होता है और उसके माध्यम से इनको चुना जाता है। तो पदवीधर मतदार संघ की जरूरत भी इसलिए थी कि राज्य में जिस प्रकार से पदवीधर की संख्या है, तो उनकी आवाज़ वहाँ बुलंद करने के लिए, उनके प्रश्न हैं, उनके सवाल हैं, वो वहाँ रखने के लिए उन्होंने वहाँ वो एक मतदार संघ बनाया है। वैसे ही शिक्षक मतदार संघ बनाया है कि अपने पूरे क्षेत्र में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो सीनियर कॉलेज के हो, चाहे जूनियर कॉलेज के हो, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, ये सारे शिक्षकों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचना चाहिए। इसलिए इसका गठन उस प्रकार से किया गया है, इसलिए ये पदवीधर मतदार संघ है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है, आने वाले समय में भी इसकी ज़रूरत रहने वाली है और उसी माध्यम से पदवीधर का विकास हम लोग कर सकते हैं। सर अभी आपने शिक्षकों की आवाज़ की बात की, तो आज कोविड के बाद स्कूल्स नॉर्मल चालू हो गए, पर फिर भी कई सालों से राज्य में शिक्षक भर्ती पर बंदी है। उस पर आपका क्या विचार है? आपका बोलना बिल्कुल सही है, उचित है। करीब करीब 2012 के बाद से हमारे राज्य में, चाहे फिर वो उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, बड़े प्रमाण में जो भर्तियां हैं वो बंद हो चुकी है। सरकारी दूसरे अन्य विभाग है, वहाँ पे भी इसी प्रकार की स्थिति है। बार बार हम लोग सभी आमदार अपने विधिमंडल के अपने सेशन में हम लोग आवाज़ उठाते हैं, भर्ती होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है, सच्चाई है। मैं समझता हूँ कि जब तक कि शिक्षक भर्ती नहीं होगी, प्राध्यापकों की भर्ती नहीं होगी, तो जिस प्रकार से हम लोग रिजल्ट अपेक्षित करते हैं वो रिजल्ट नहीं आ सकता है। उच्च तंत्र शिक्षण विभाग की तुलना में शालेय शिक्षण विभाग जो है, स्कूल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत पिछड़ा रह गया है। तो क्योंकि ग्रामीण विभाग में और हमारे नागपुर शहर में इसमें फ़र्क है। अगर हम लोग बात करते हैं मुंबई की, औरंगाबाद की, पुणे की, अगर नागपुर की बात करते हैं या कोई भी सिटी की बात करते हैं, तो सिटी में मिलने वाला एजुकेशन एक अलग तरीके से होता है। अभी 2-3 पैटर्न आ गए हैं, जैसे आईबी बोर्ड एक आ गया है जिसमें इंटरनेशनल लेवल का एक आपको सिलेबस के माध्यम से वहाँ पर पढ़ाया जाता है। फिर आपका सीबीएसई बोर्ड है, आपका स्टेट बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर जिला परिषद की प्राथमिक स्कूल होगी या फिर पंचायत समिति की स्कूल होगी, नगर परिषद की स्कूल होगी, महानगर पालिका की स्कूल होंगी, वो स्कूल में मिलने वाला एजुकेशन और हमारे कॉन्वेंट में मिलने वाला एजुकेशन, उसमें बहुत बड़े प्रमाण में अंतर रह जाएगा। तो हमारी कुछ पीढ़ी जो है वो पीछे रह जाएगी। तो इसको कहीं ना कहीं कॉमन पूल में लाने की आवश्यकता है, यूनिफॉर्मिटी लाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार के माध्यम से उसमें इंटरेस्ट लेकर ये पद भर्ती जो है, शिक्षकों की भर्ती, वो करना एक अनिवार्य है, ऐसा मुझे लगता है। सर मतलब आपके जवाब से ये समझ आ रहा है कि जब आप प्रचार के वक्त डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गए हैं, तो आपने बहुत गहराई से शिक्षकों का और प्लस जो ग्रामीण और शहर में अंतर है उसकी बहुत अच्छे से आपने पूरा स्टडी किया है। सर इस पर वापस यही पूछूंगी, तो जब बम जी ने कहा कि पदवीधर मतदार जो है वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारी आवाज़ हमेशा वहाँ आमदार पहुँचाते हैं, पर फिर भी आज भी राज्य में शिक्षण भर्ती नहीं हो रही है और शिक्षकों को नहीं केवल भर्ती हो रही है, इतने अन्य सारे कार्य उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। यानी अगर मेरा कहना गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ 151 काम आज शिक्षक अतिरिक्त करता है अध्यापन के अलावा, तो इस पर क्या आपका मत? अच्छा, आपने भी अध्ययन किया शिक्षकों को लेकर, लेकिन एक बात निश्चित रूप से ये सच है कि शिक्षकों को उनके अध्यापन के अलावा कोरोना काल में भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी
अपने जान को वो हथेली पर रखकर उन्होंने कोरोना काल में काम किया है। उसके अलावा अपने देश में राउंड द क्लॉक चुनाव रहते हैं। ग्रामीण भाग में ज़्यादा चुनाव के प्रमाण होते हैं क्योंकि वहाँ ग्राम पंचायत की चुनाव, आपके पंचायत समिति की चुनाव, आपके जिला परिषद के चुनाव, फिर आपके नगर परिषद के चुनाव, फिर शहर में अगर आप आते हैं तो फिर आपको महानगर पालिका के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव। तो ये अलग अलग चुनाव के माध्यम से वो जिम्मेदारी शिक्षकों को निभानी पड़ती है। राउंड द क्लॉक 12 महीने उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रहती है। बीएलओ बना के उनको रख दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का वातावरण है। इलेक्शन कमीशन ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्टरेट के माध्यम से अपने कर्मचारियों के माध्यम से वो काम करना चाहिए, लेकिन वो न करते हुए एफिलेटेड जितने भी अनुदानित कॉलेजेस है, स्कूल्स है, फिर सरकारी कॉलेजेस है, स्कूल्स है, उसके माध्यम से वो शिक्षकों को बार बार वो लोग वहाँ लाते हैं और उनके माध्यम से वो काम करते हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। और उनको वो अपने वहाँ पर बच्चों का अध्यापन किस तरीके से अच्छा किया जाए, जो बेसिक जिम्मेदारी उनके ऊपर है वो निभाने में वो फिर अक्षम हो जाते हैं वो। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उसके अलावा जब हम लोग सेंसस करते हैं, अभी 2011 में सेंसस अपने देश में हुआ, तो सेंसस में भी सारे के सारे शिक्षकों को घर घर वहाँ जाना पड़ा, लोगों की जानकारियाँ लेना पड़ा। तो ऐसे अनगिनत काम शिक्षकों के माध्यम से लिए जाते हैं, उसका मैं निषेध करता हूँ। और आने वाले दिनों में, इसके पहले भी मैंने अधिवेशन में कई बार ये मुद्दा उठाया है, आने वाले समय में जब नागपुर में अधिवेशन होगा तो इसका हम लोग मोर्चा निकालेंगे और ये बंद होना चाहिए। शिक्षकों के ऊपर ध्यान देकर उनको और कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं, उनको और कैसे हम लोग और शिक्षित कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को वो अच्छी तरह से शिक्षित करें, इसका प्रयास हम लोगों ने करना चाहिए। सर, अमर सेवा मंडल के आप खुद सचिव हैं, जिसके अंतर्गत कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। सर, उन सबको चलाने के लिए, आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं, और क्या आज के टाइम में शिक्षण संस्था चलाना आसान है? बिल्कुल नहीं है। शिक्षण संस्था चलाना ये कभी भी आसान नहीं था। वसंत दादा पाटिल जब इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे 1984 में, तब तो मैं छोटा सा था, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने ये पॉलिसी लाई थी प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। और मैं समझता हूँ कि आज भी महाराष्ट्र में या देश में अगर सारे के सारे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस ये अगर बंद कर दिए जाए, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि पूरे देश में हैवॉक हो जाएगा। शिक्षा में कोई भी मतलब विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की, गवर्नमेंट स्कूल की संख्या बहुत ही गिनने के हिसाब से है, बहुत कम है। इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का योगदान बड़े प्रमाण में महाराष्ट्र में भी रहा है। और अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे मैंने बिहार का उदाहरण लेता हूँ, मैं राजस्थान का उदाहरण लेता हूँ, इवन गुजरात का उदाहरण लेते हैं, तो वो हमारे से कम है, महाराष्ट्र से हमेशा कम रहे। और ये पॉलिसी के कारण ऐसा है कि शिक्षण संस्था चलाना आसान है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जिस नज़रिए से हम लोगों को देखते हैं वो गलत है। क्योंकि मैं आज भी समझता हूँ कि एक अच्छा क्षेत्र है, इसमें आज भी काम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम लोग ज़मीन लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हम लोग वहाँ पर ध्यान लगाते हैं। और उसके बाद में अभी नो ग्रांट बेसिस का ये जो शुरू हो गया दौर, 99 से नो ग्रांट का दौर शुरू हो गया, तो अभी लगभग सभी के सभी कॉलेजेस अगर हम देखते 85% तो वो नो ग्रांट बेसिस पे, तो नो ग्रांट बेसिस पे कॉलेज चलाने के बाद में वो शिक्षकों की जिम्मेदारी, वो कर्मचारियों की जिम्मेदारी उस मैनेजमेंट पे आती है। उनका सैलरी होगा, उनके ओवरहेड्स होंगे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, बाकी एक्टिविटीज़ होगी, तो ये सारा का सारा खर्चा वो फीस के माध्यम से करना पड़ता है, वो डिफिकल्ट होता है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के माध्यम से जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए वो रेगुलर नहीं मिलती, 2-2, 3-3 साल स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं शिक्षण संस्था चालकों को भी कहीं ना कहीं वो मशक्कत करनी पड़ती है, दिक्कत करनी पड़ती है, और वो पूरी की पूरी वो तैयारी करके वो इंस्टीट्यूट चलानी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि आसान काम नहीं है, लेकिन लोग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन उसमें भी आज काम करने की आवश्यकता है। नया नया भी विजन आ गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए अभ्यासक्रम आ गए हैं, नया सिलेबस आ गया है, आने वाले दिनों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं उसको कोप अप करने के लिए हमको भी तैयार रहना पड़ता है, संस्थाओं को तैयार करना पड़ता है, उसी माध्यम से टीचर्स को तैयार करना पड़ता है। तो इट्स अ बिग चैलेंज, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सर, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो भारत क्या इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से विश्वगुरु बन सकता है? विश्वगुरु बनने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। या हमने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, तब से इसकी नींव रखी गई है। जिस तरीके से उन्होंने इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, आज भी हम लोग देखते हैं
कि एम्स जैसा एक भी हॉस्पिटल या मेडिकल रिसर्च सेंटर दुनिया में या हिंदुस्तान में नहीं है। आज भी IIM अहमदाबाद या IIM कोलकाता का जैसा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आज भी नहीं है। IIIT हो या IT, जितने भी हमारे NITs हो, ये जितने भी इंस्टीट्यूट तब उन्होंने वहाँ पर शुरू किए थे आज भी बरकरार है, उसकी तुलना आज भी नहीं की जा सकती। ऐसा वो गौरवशाली इतिहास पंडित जवाहरलाल नेहरू का रह चुका है। उसके बाद में इंदिरा जी होंगी या जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए, राजीव जी होंगे, अटल जी होंगे, इन्होंने भी अपने तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये देश को और आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन कैसा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो मोदी साहब ला रहे हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर शिक्षण क्षेत्र के लोगों में बहुत सारी दुविधा है, बहुत सारे संभ्रम है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना हम लोग सहज समझते हैं उतना सहज ये नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर साइंस का विद्यार्थी है, अगर उसको फिजिक्स लेना है, उसको मैथमेटिक्स लेना है, साथ में अगर उसको ज्योग्राफी का अभ्यास करना है, तो उसको वो प्रावधान है कि वो सब्जेक्ट ले सकता है। लेकिन उतने टीचर्स, उतने एक्सपर्ट्स हम लोग जब तक कि हम देंगे नहीं उस शिक्षण संस्थान में, तब तक कि वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की आवश्यकता ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पड़ने वाली है। तो मैन पावर को लेकर जो हम लोग बोलते हैं कि पिछले 10-15 साल में हमारी सरकार की उदासीनता रही है, नए टीचर्स भर्ती होते नहीं है, प्राध्यापक भर्ती होती नहीं है, इवन आपके विद्यापीठ में, सेंट्रल विद्यापीठ में सारे के सारे पोस्ट खाली पड़े हुए, प्रोफेसर पोस्ट खाली पड़ी हुए। तो कहीं ना कहीं उसका विचार करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते समय इन सब चीज़ों का विचार करना पड़ेगा, तब जाके वो पॉसिबल होगा। सर, आपने रिसेंटली विधान परिषद में 107 करोड़ की निधि का डिमांड किया है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के स्वर्ण महोत्सव के लिए। सर, तो आप इस निधि को कैसे जस्टिफाई करेंगे? 1923 में ब्रिटिशों के माध्यम से हमारे देश में नागपुर विद्यापीठ की शुरुआत हुई। नागपुर विद्यापीठ का कार्यकाल बहुत ही गौरवशाली रहा है और बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स वो ज़माने में वाइस चांसलर पद पे रह चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि नागपुर विद्यापीठ के माध्यम से इसकी अमरावती विद्यापीठ की उत्पत्ति हुई। नागपुर विद्यापीठ से सागर विद्यापीठ तैयार हुआ, नागपुर विद्यापीठ से आपका गोंडवाना विद्यापीठ तैयार हुआ, नागपुर विद्यापीठ से आपके कई एफिलेटेड कॉलेजेस आज नागपुर विद्यापीठ में है। तो एक गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास नागपुर विद्यापीठ का रहा है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, उनका नाम इस विद्यापीठ को दिया गया है। आने वाले 2023 में इसको 100 साल पूरे होने वाले हैं। नागपुर विद्यापीठ के माध्यम से जो कमेटी तैयार की गई है उसमें मेरा भी नाम है, मैं भी उसमें मीटिंग में जाता हूँ। आदरणीय गडकरी साहब भी है, इस रीजन के कई नेता उसमें हैं और कई जाने माने पिछले क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी उसमें हैं। तो हम लोगों ने ये 4 अगस्त के बाद में 100 साल का जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन है उसकी शुरुआत माननीय कुलगुरु के माध्यम से शुरुआत कर दी है। और पूरे 2 साल तक के अलग अलग एकेडमिक्स प्रोग्राम होंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और बहुत सारे प्रोग्राम्स नागपुर विद्यापीठ में होने वाले हैं। तो इसको फेस करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि 100 साल जिस विद्यापीठ ने पूरे किए, तो सरकार का फर्ज बनता है, स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि अपने स्टेट में जिस विद्यापीठ को 100 साल पूरे हो गए उसको कम से कम 100 करोड़ देने चाहिए। मैं पदवीधर मतदार संघ का आमदार जब चुन के आया, तब नया जब मैं गया था, अजीत दादा पवार हमारे वित्त मंत्री थे महाविकास आघाड़ी सरकार में, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, 100 करोड़ का लेटर उनको मैंने दिया था कि 100 करोड़ रुपए कम से कम आप दीजिए। उन्होंने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए थे और उन्होंने कहा कि जब वो कार्यक्रम आपके शुरू हो जाएंगे तब बचे हुए 50 करोड़ रुपए देंगे। नागपुर विद्यापीठ ने अपने अलग अलग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए, साथ में इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ खड़ी करने के लिए, उसके लिए 107 करोड़ रुपए की मांग की है। मैं बीच में कुलगुरु महोदय हमारे डॉक्टर सुभाष चौधरी जी और मैं खुद अजीत दादा के पास में गए थे। उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग के मंत्री उदय सामंत थे। अभी मंत्रिमंडल बदल गया, अभी सरकार बदल गई, लेकिन उस दिन भी मैंने चंद्रकांत पाटिल साहब जो अभी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की, उनको दरख्वास्त की कि ऑलरेडी ये इसको मंजूरी दी गई है, आप उसको 25 करोड़ रुपए, हमारे अर्थसंकल्प में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उसको बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया जाए। ये मेरी डिमांड रही है। तो मुझे लगता है कि शायद वो हमारी विनती को मान देंगे और नागपुर विद्यापीठ को 100 करोड़ देंगे। तो एक नया विद्यापीठ का नया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल दर्जे का कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इस प्रकार से अगर हो तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हमारे रीजन के सारे स्टूडेंट्स को हो जाएगा। सर, आपने अभी बात की, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 3 अलग अलग विद्यापीठ आते हैं जो मेन है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, हमारी गोंडवाना यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी। करेक्ट सर, इन तीनों के डेवलपमेंट के लिए या इन तीनों के लिए आपका क्या विजन है?
मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने नागपुर विद्यापीठ के 15 साल में सेनेट सदस्य रहा। उसके बाद में मैं अपना व्यवस्थापन परिषद सदस्य रहा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा और छात्र राजनीति से मैंने राजनीति में काम किया। अभी मैं पदवीधर मतदार संघ का आमदार हूँ। आपने जिस 3 विद्यापीठ का नाम लिया है तो वो निश्चित रूप से अपने विजन में ये विद्यापीठ के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में एक अच्छा नई पीढ़ी के लिए नई शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए हम निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि 107 करोड़ का प्रस्ताव हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, उसकी मंजूरी लगभग तय हो चुकी है। उसके अलावा गोंडवाना विद्यापीठ में भी बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि नया विद्यापीठ है, वहाँ और काम करने की आवश्यकता है। वहाँ ज़मीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, एकेडमिक्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो तैयार करने की आवश्यकता है। फिर कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ है, उसमें भी काम करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग अच्छा काम करेंगे, उसका एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे और वो मास्टर प्लान से यहाँ पर अपने रीजन में किस प्रकार से शिक्षा लोगों को मिले उसका विचार किया जाएगा। संस्कृत कालिदास संस्कृत विद्यापीठ जो है वो देश में अपने आप में एक अलग तरीके का विद्यापीठ है। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार साहब थे हमारे रीजन में, हमारे यहाँ के नेता थे, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी, उन्होंने उसकी पहल की थी, तो उनके माध्यम से शुरुआत की थी। तो देश में हमारी संस्कृति, हमारी भाषा ये हमारे हमेशा टिकी रहे, इसके हिसाब से संस्कृत विद्यापीठ की वहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो उसके माध्यम से संस्कृत भाषा आज भी जिंदा है और अलग अलग देश में भी वो काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों विद्यापीठ का एक अपना योगदान हमारे हिंदुस्तान के पूरी विकास की प्रक्रिया में रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि डे टू डे भारत न्यूज़ चैनल के स्टूडियो पे आप पधारे और शिक्षा की बात डिम्पी बजाज के साथ में आपने अपनी बात बहुत ही बेबाक तरीके से रखी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।